हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। कल हम देख रहे थे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें हमने देखी थी कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ। आज हम आगे की सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय व अनुमानित विवरण रखवाएगा। उसकी अनुमति के बिना वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जो आयकर की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। वह उन सब बातों में जहाँ दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सब बातों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया हो, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों के संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामले पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग नहीं मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के पूर्व या पश्चात जब चाहे तब इच्छानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामलों में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का यह अधिकार इस आधार पर दिया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके, जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न ग्रसित हों। एक शक्ति हम देख सकते हैं राष्ट्रपति की राज्यों से संबंधित अधिकार। जैसे राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखे। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हों, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। इसके सबके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपालों की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी होकर ही अपने पदों पर कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये संकटकालीन शक्तियाँ या संविधान के संकटकालीन प्रावधान बहुत अधिक संशोधन और परिवर्तन के विषय रहे हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संवैधानिक संशोधन
1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन आपातकाल में संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। अतः 1977 में जनता पार्टी ने संविधान के संकटकालीन प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन किए जो कि वर्तमान व भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। 1975-76 में इन संकटकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं और इस संविधान संशोधन के बाद में इस प्रकार की स्थिति है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार से संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन अवस्था, अनुच्छेद 352। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी वह 2 माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे जब तक चाहे लागू कर सकता, लेकिन 44वें संशोधन के बाद में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अब इस प्रकार का आपातकाल केवल आंतरिक अशांति के नाम पर घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी होगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू करने के लिए 6 माह के बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार विमर्श करने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर कोई भी बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश में किसी एक या कुछ भागों के लिए भी घोषणा की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहने पर अनुच्छेद 19 में नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती हैं और नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकेंगे। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकटकाल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत पर चीन और 1971 में भारत पर पाकिस्तान आक्रमण होने की स्थिति में और तीसरी बार 1975 में। दूसरी संकटकालीन अवस्था है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न स्थिति। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह यह देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जा रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो वो संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पारित कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय तक जारी रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित कर सकेगी जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करते समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो। चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकेगा। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक 130 से भी अधिक उदाहरणों में अनुच्छेद 356 के अधीन संकटकाल घोषित किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में भी यही प्रभाव देखने को मिलेगा।
कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। यह घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हों उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश दे सकता है। उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। तीसरा है वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्वायत्त या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट के लिए है। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में, जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। देश में वित्तीय संकट काल लागू करने का अवसर अब तक नहीं आया है। ये थी राष्ट्रपति की 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियाँ। इन शक्तियों के मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय से ही ये कटु आलोचना का शिकार हुई। संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने तो ये तक कह दिया था, यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। इनकी आलोचना के कारण ये है कि ये आशंका व्यक्त की जाती है कि इससे राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, देश में संघात्मक स्वरूप का अंत हो सकता है, राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन किया जा सकता है इसके माध्यम से, अनुच्छेद 356 के माध्यम से, अनुच्छेद 360 के माध्यम से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की समाप्ति हो सकती है और सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि इस समय में मौलिक अधिकार हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में भी हम तर्क दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से संकटकालीन शक्तियाँ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। संकटकालीन जो प्रावधान किए गए हैं ये विशेष परिस्थितियों में ही किए गए हैं, साधारण परिस्थितियों में नहीं किए गए हैं और राष्ट्रपति या अन्य कोई भी पदाधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता है। नागरिक संकट काल में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां देना बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। ये थी भारतीय संविधान में प्रदत्त भारतीय राष्ट्रपति के लिए सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्तियाँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। धन्यवाद।